everyone, my name is गरिमा and welcome to my channel Study for TET। आज हम ईवीएस स्टार्ट कर रहे हैं। ईवीएस के 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में और सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं इसकी सारी वीडियो बनाऊंगी, हर एक पॉइंट पे मैं इसके वीडियो बनाऊंगी और आप मेरे सारे वीडियो ज़रूर देखें, एक करके एक में बनाऊंगी। तो आज मैंने जो आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है वो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम मैंने सेलेक्ट किया है। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है आपका, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम आपको आते हैं टॉपिक पे। इकोलॉजी क्या है एंड इकोसिस्टम क्या है। इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं और इकोसिस्टम को पारितंत्र कहते हैं। इकोलॉजी जो है इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एनवायरनमेंट के साथ और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं। होल कम्युनिटी बेस्ड होता है ये। और इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम इज द पार्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का एक पार्ट है इकोसिस्टम। इकोलॉजी जो है एक ब्रॉड एरिया है, ये पूरी पृथ्वी का हम इसमें देख सकते हैं, बट इकोसिस्टम क्या है, एक पार्ट होता है इसका। तो किसी एक लिमिटेड एरिया का हो सकता है, वो लिमिटेड एरिया आपका समुद्र भी हो सकता है, समुद्र का एक छोटा सा पानी हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है, कोई फॉरेस्ट हो सकता है। तो इसके कुछ एग्जांपल है फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड, ग्रासलैंड, ओशियन। ठीक है, तो इसके लिमिटेड एरिया में हम देखते हैं कि जो भी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप वो बना के रखते हैं। और सबसे बड़ा इकोसिस्टम, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम इज ओशियन, सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम। और स्थिर इकोसिस्टम भी पूछा जाता है तो भी आपका ओशन ही हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम टर्म पे। इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? इकोलॉजी टर्म दिया था अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में। अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में इकोलॉजी टर्म दिया और इकोसिस्टम दिया एजी टेंसले ने 1935 में। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। आप कोई ट्रिक भी इसके लिए बना सकते हैं, सिस्टम टेंसले, सिस्टम टेंसले, आप ऐसे करके इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि टेंसले दे दिया, अब हम भूल जाते हैं कि ये इकोलॉजी दिए थे या इकोसिस्टम दिए थे। तो आप ऐसे ट्रिक बना लीजिए, सिस्टम टेंसले, सिस्टम टेंसले, इकोलॉजी। क्या क्या होते हैं, कोई भी इकोसिस्टम बनाने के लिए उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है? बायोटिक को हम हिंदी में कहते हैं जैविक एंड एबायोटिक को कहते हैं अजैविक। तो बायोटिक हो जाता है आपका कि कोई भी जो जीवित है, जैसे कि घास है, ग्रास, जीवित चीज़ें हैं, वो बायोटिक हो जाता है। और ठीक इसका अपोजिट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि मिट्टी हो गई, ये सब जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ग्रास चाहिए उसे, तो ग्रास क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक हो जाएगा और बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स। ठीक है, फूड चेन पे आते हैं हम। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन जो भी कोई जंगल है तो वहाँ पे जो भी एनिमल्स रह रहे हैं वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कैसे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक फूड चेन कैसे बनाते हैं, इसकी स्टडीज में होती है। तो फूड चेन में 3 प्रोसेस होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर जैसे जिसने अपना खाना खुद बनाया, उसे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ा। ये क्या होता है, डायरेक्ट सन से लाइट लेते हैं, सनलाइट लेते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि हमारे प्लांट्स जो है क्लोरोफिल होने के कारण वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दीज आर प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो उसे कंज्यूम करते हैं, जो उसे खाते हैं, वो कंज्यूमर हो जाते हैं। अब कंज्यूमर को भी हम इसको डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो कि डायरेक्ट वो जो है प्रोड्यूसर, यानी कि डायरेक्ट इनसे खाना ले रहे हैं, यानी कि पत्तियों को खा रहे हैं। जैसे कि हिरन हो गया, वो डायरेक्ट उसने पत्तियां खाई। अब दूसरा कंज्यूमर क्या हो जाएगा, जो कि ये प्राइमरी कंज्यूमर को ले रहा है, ये भी ले रहा है लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर को ले रहा है। टर्सरी हो गया जो कि सेकेंडरी को भी ले सकता है, प्राइमरी को भी ले सकता है। तो इस तरह से कंज्यूमर हो जाता है। फिर कंज्यूमर के बाद आपका आता है डिकम्पोजर, यानी कि जब कंज्यूमर मरता है तो फिर क्या होता है, कंज्यूमर मरने के बाद जो होता है
वो उसकी बॉडी डीकम्पोज हो जाती है, तो बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी बॉडी को डीकम्पोज कर देते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस उसकी बॉडी को डीकम्पोज कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डीकम्पोजर। तो इस तरह से फूड चेन कंप्लीट होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर के द्वारा। अब मैंने यहाँ पे भी आपको एक बार समझाया है कि सनलाइट लिया, घास ने सनलाइट से उसने खाना बनाया, फिर उसके बाद जो कीट है वो इससे खाना लेते हैं, फिर मेंढक क्या करता है, मेंढक कीट को खाता है, फिर सांप क्या करेगा, मेंढक को खाएगा, फिर जो बाज होते हैं वो सांप को खाते हैं, और बाज को कौन खाता है, तेंदुआ खाता है। तो इस तरीके से ये फूड चेन हमारा कंप्लीट करते हैं ये, ठीक है। अब मैं आती हूँ पिरामिड पे। पिरामिड सिस्टम को स्टडी करने के लिए जो फ्लो चार्ट हम बनाते हैं दीज आर कॉल्ड पिरामिड। तो ये पिरामिड इस शेप का बनाते हैं, कुछ पिरामिड सीधे होते हैं, कुछ पिरामिड उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के पिरामिड होते हैं, एक नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड एंड एनर्जी पिरामिड। नंबर पिरामिड बेस्ड ऑन द नंबर्स, जो एनिमल्स की संख्या है वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे मैंने आप समझाया है कि ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में कैसे नंबर पिरामिड बनता है, सबसे नीचे क्या होते हैं, ग्रास होता है, घास होती है, फिर डियर होता है, और डियर को मरने के बाद क्या होता है, लॉयन। तो घास की संख्या ज़्यादा होती है यानी कि वो नीचे होगा, फिर डियर की संख्या क्या है, कम होती है, और लॉयन की संख्या उनसे भी कम होती है। तो नंबर क्या है, ऊपर कम होता जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्या हो गया, सीधा स्ट्रक्चर हो गया। बट वहीं हम फॉरेस्ट में आते हैं, जब जंगल में आते हैं तो वहाँ पे क्या है कि कोई एक पेड़ है, पेड़ की संख्या है, और उस पे जो रहने वाले जो पक्षी हैं, जो उस पे जो बर्ड्स रहते हैं उनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि एक पेड़ पे ज़्यादा बर्ड्स रहते हैं, और उसके साथ साथ उससे भी ज़्यादा, बर्ड से भी ज़्यादा अदर इंसेक्ट रहते हैं, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, चींटियाँ होती हैं, उनकी संख्या। तो एक पेड़ जो है वो सिर्फ सिंगल है, और लेकिन उस पर सर्वाइव करने वालों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे ग्रासलैंड में क्या है कि घास ज़्यादा है और उस पर सर्वाइव करने वालों की संख्या कम है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ये ग्रासलैंड का पिरामिड है और ये फॉरेस्ट का पिरामिड है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रासलैंड का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है या उल्टा, या फिर ये पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट का पिरामिड सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। बायोमास पिरामिड क्या होता है, बायोमास पिरामिड यानी कि यहाँ पे नंबर के बेस पे पिरामिड बनता है, बट यहाँ पे उनकी मास यानी कि जो उनका जो केजी में जो वेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पिरामिड का स्ट्रक्चर किया जाता है, ठीक है। एनर्जी पिरामिड क्या होता है, एनर्जी पिरामिड यानी कि उनमें कैसे एनर्जी फ्लो होती है। यहाँ मैंने समझाया है कि एनर्जी फ्लो कैसे होती है, इज ए यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल में होती है। जैसे नीचे है, यहाँ पे घास है, अब ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सन से लाइट ले रहे हैं और खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। सन से जितनी लाइट आती है उसका सिर्फ 1% ग्रास लेते हैं, बाकी सनलाइट वो नहीं ले पाते हैं। और जो ग्रास सनलाइट लेते हैं उसका सिर्फ 10% वो दूसरे को दे पाते हैं जो उस पर डिपेंड है। जैसे कि हिरन है, हिरन घास खाती है, तो सिर्फ जितना घास ने लिया एनर्जी उसका सिर्फ 10% ही हिरन के पास गया, और हिरन को खाने के बाद शेर के पास क्या है, जितना हिरन ने लिया था उसका सिर्फ 10% शेर के पास गया। तो इस तरीके से बनता है हमारा एनर्जी पिरामिड। और एनर्जी फ्लो क्या होती है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया है। एक बार आप एक बार में आपको समझ ना आया तो आप दूसरी बार भी वीडियो देख करके समझ लीजिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और कुछ आपको इससे रिलेटेड क्वेरी हो, कुछ कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके जो भी बुक आपके पास हो उसके इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको सॉल्व करिए, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा, आप कर पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आगे के आने वाले वीडियो के आप नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।